नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जब देर रात को आग लगी थी, आग लगने की सूचना पाकर जब वहां पुलिस वाले और अग्निशमन के कर्मचारी पहुंचे थे, तब क्या कोई रहस्यमयी महिला भी वहां थी? कोई महिला वहां कार से पहुंची थी? क्या किसी महिला ने पुलिस वालों से बातचीत करके स्टोर रूम तक जाने के लिए अनुमति हासिल कर ली थी? वो महिला कौन है? उस महिला को पुलिस वालों ने उसकी बातचीत के झांसे में आकर क्या स्टोर रूम तक जाने की अनुमति दी थी तो फिर क्यों दी थी? अब यह एक नई कहानी सामने आ रही है। एक महिला की एंट्री हुई है इस पूरे मामले में। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि जस्टिस वर्मा के घर से मिले नोटों के मामले में, जले अजले नोटों के मामले में तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, तमाम तरह की जानकारियां आ रही है, वीडियो आ चुका है। सिर्फ यह नहीं पता चल रहा है कि जले अजले नोट कहां चले गए, किसने उसे उन नोटों की बोरियों को हटा दिया, सारे नोट जल गए थे या कुछ अजले नोट या पूरी तरह से बचे नोट भी थे, उन्हें अगले दिन यानी 14 मार्च की रात को आग लगी, 15 मार्च की सुबह किसने हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी जांच कर रही है, लगातार पुलिस वालों से पूछताछ हो रही है, पुलिस वालों के फोन जब्त किए गए हैं, उन जब्त फोन से नंबर्स, मैसेजेज और डेटा की जांच की तैयारी चल रही है ताकि पता चले कि वो पुलिस वाले जब वहां पहुंचे, वहां से चले, अगली सुबह जब वहां से नोटों की बोरियां या जो कुछ जले जले नोटों के गट्ठर थे वो गायब हुए, तो उस बीच क्या इन पुलिस वालों की किसी से किसी की बात हुई क्या? अग्निशमन के जो दमकल कर्मी पहुंचे थे आग बुझाने, क्या उसके बाद उनकी किसी से बातचीत हुई क्या? किसके मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया गया? पुलिस कर्मियों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया तो वो किस मोबाइल से किया गया? दमकल कर्मियों ने किया तो किस मोबाइल से किया? ये मोबाइल में जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया किसी को आगे भेजा गया क्या? किसको भेजा गया? किसको फॉरवर्ड किया गया? क्या मैसेजेज का आदान प्रदान हुआ? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित जो 3 जजों की कमेटी है, जिसमें 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हिमाचल हाईकोर्ट के, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के और एक कर्नाटक की जस्टिस हैं, उन जजों की कमेटी कर रही है। लेकिन अब सबसे जो एक खबर अहम आई आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, उसमें एक रहस्यमयी महिला की बात की जा रही है, एक मिस्ट्री वुमेन कि एक महिला उस रात को वहां थी, पहुंची थी, कार में थी जब आग लगी और आग बुझाने की कोशिश हो रही थी। तब खबर क्या समझने की कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ और खबरें जो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि सबकी नजर है कि पूरा मामला क्या यशवंत वर्मा कह रहे हैं साजिश लग रही है, नोट उनके नहीं थे, उनके घर पे ऐसा लगता है जैसे नोट बाहर से आए, बहुत तरह की थ्योरी चल रही। बहुत सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट के एक आध मार्कंडे काटजू टाइप के जज, फॉर्मर जज, वो बचाव भी कर रहे हैं यशवंत वर्मा का। तो खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ही वो अखबार है, धनंजय महापात्रा टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं जो लॉ कवर करते रहे बहुत सालों से, उन्होंने ही 21 मार्च को यह खबर हेडलाइन के तौर पर छापी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, तभी बवाल मचा। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो खबर न छापी होती तो पता नहीं देश को यह पता भी चलता या नहीं, क्योंकि 14 मार्च को आगजनी हुई और 20 मार्च तक किसी को पता नहीं था। 21 को तब पता चला जब टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। आज क्या खबर है? जहां मिस्ट्री वुमेन की बात, रहस्यमयी महिला की बात, पहले पन्ने पर खबर छपी है, जज प्रोब लेंस ऑन रोल ऑफ कॉप्स फर्स्ट रेस्पोंडर्स। पुलिस वालों की भूमिका की जांच हो रही वो नजर में है, और फर्स्ट रेस्पोंडर्स जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की, जो सबसे पहले वहां रेस्पॉन्ड की, जिन्होंने आग लगने की खबर मिलने के बाद। अब यहां मिस्ट्री वुमेन क्या है, कैसे उसकी भूमिका आ रही? 2 ही लाइन लिखा है लेकिन वो बहुत अहम है। इस खबर में लिखा है, मैं उसका हिंदी तर्जुमा अगर बताऊं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ऑन द डे the Delhi fire chief appeared before the Supreme Court constituted panel probing the matter. Sources said 2 officers along with their junior colleagues who happened to be on the spot at Tughlaq Road on the night of March 14, गौर से सुनिएगा, are likely to be probed on whether they allowed themselves to be sweet talked by a woman into accessing the storeroom at Justice Verma's residence where a fire had broken out. इसमें यह है कि दिल्ली पुलिस के जो चीफ हैं कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं, उनकी जांच, उनसे पूछताछ हो चुकी है। उनके इसके अलावा 2 अधिकारियों और उनके जूनियर अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। जांच की जा सकती है कि क्या उन्होंने
अब ये पुलिस विभाग के महकमे के होंगे, क्या उन्होंने एक महिला के स्वीट टॉक के प्रभाव में आकर, स्वीट टॉक क्या होता है मतलब समझते, मीठी मीठी बातों के प्रभाव में आकर उसे स्टोर रूम तक पहुंचने की अनुमति दी थी जहां आग लगी थी। यह बहुत अहम बात है। फिर से सुनाता हूं इंग्लिश में जो लिखा है। पुलिस वालों की भूमिका को लेकर, आर लाइकली टू बी प्रोब्ड on whether they allowed themselves to be sweet talked by women into accessing the store room at Justice Verma's residence where a fire had broken out. क्या एक महिला के स्वीट टॉक में आकर, मीठी मीठी बातों में आकर जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसे स्टोर रूम तक जाने की अनुमति दी, उसको एक्सेस दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन महिला थी, क्या मकसद था, कैसे उसकी अनुमति मिली, कहां से वो पहुंची आग लगने के बाद जब पुलिस वाले दमकल कर्मी वहां थे। अब ये विस्तार से इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर के पन्ने में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी, इसी का पहले पन्ने से शेष है 26 पेज नंबर 26 पर मैं बताता हूं, और उसके बाद कुछ और खबरें इसी से जुड़ी जिसमें बहुत सारी पेचीदगियां आ रही है, चूंकि जस्टिस वर्मा के पक्ष में भी एक लॉबिंग हो रही है। क्यों, इतने घने ईमानदार आदमी थे, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है बेईमानी का, उनके घर कैसे ये करोड़ों की नोट बोरियों में मिल गए, मिले तो कहां गए, किसी ने प्लांट कर दिया, कोई बाहरी आदमी था, साजिश हो सकती है, फंसाने की साजिश, तमाम तरह की थ्योरी चल रही है। लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रहा हूं, उसी में खबर ये भी है, ओनली ए पोर्शन नॉट इंटायर कैश, मतलब एक हिस्सा नोट का जला, सब पूरा इंटायर कैश नहीं जला, जज के घर पर जो उस रात आग हुई। इसी में आगे खबर है, पुलिस सर्किल में यह माना जा रहा है कि जो पुलिस वाले सबसे पहले वहां पहुंचे थे, मैं हिंदी तर्जुमा अब खबरों टाइम्स ऑफ इंडिया खबर कर रहा हूं, उनके मोबाइल फोन से कुछ क्लू मिल सकता है। उन 5 पुलिस वालों के फोन पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और उसकी जांच की जा रही है। यह भी जांच होगी कि क्या वीडियो फुटेज और मैसेजेज को डिलीट किया गया है। वो 5 पुलिस वाले जिनके 8 फोन जब्त किए गए हैं, क्या मैसेजेज या फुटेज को डिलीट किया गया है। खास तौर से कार में मौजूद मिस्ट्री वुमेन, रहस्यमयी महिला से जुड़ी बातें। अभी अंग्रेजी में क्या छापा है, पुलिस सर्कल्स बिलीव मोबाइल फोन्स ऑफ पुलिस पर्सनल हु वेर द फर्स्ट टू रीच द बंगलो माइट होल्ड वाइटल क्लूज टू द केस। The police brass have already taken the devices in custody and while going through the contents will also look at the possible destruction of footage and messages, especially with regard to the mystery women in a car. अब ये मिस्ट्री वुमेन कौन थी, कहां कार में थी, बंगले के बाहर अचानक कार से आई, बंगले के परिसर में कार में थी, क्या थी कुछ इसमें नहीं पता, लेकिन उस मिस्ट्री वुमेन पर अब जांच उस मिस्ट्री वुमेन के इर्द गिर्द जा रही है जो टाइम्स ऑफ इंडिया छाप रहा है। और पुलिस वालों के मोबाइल से ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट या जो भी जांच टीम होगी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनके मोबाइल से कुछ डिलीट किया गया है क्या, मैसेजेज या वीडियो, अगर रिकॉर्डिंग हुई या कोई एक्सचेंज हुआ मैसेज, तो खासतौर से उस मिस्ट्री वुमेन से जुड़ी कोई बात। ये एक अहम मसला है जो पहली बार आज खबर आई है, एक एंट्री हुई है एक विमेन की। अब इसमें क्या तथ्य है, क्या सोर्स है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से छपी है। अब इसी में आगे है जो मैं इसका फिर हिंदी में आपको बताता हूं कि सूत्रों के मुताबिक ये जांच भी होगी कि आग लगने की रात आग की चपेट में आने से बच गए नोटों को जज के बंगले से कहीं और तो नहीं शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि जहां स्टोर रूम में नोटों का जो जखीरा था उसमें सभी नोट में, पूरे नोट में आग नहीं लगे थे, कुछ हिस्से में आग लगी थी। तो बचे हुए जो नोट्स थे या बची हुई करेंसी थी उसे क्या कहीं और शिफ्ट किया गया, इसकी भी जांच करेगी 3 जजों की कमेटी के जांच के दायरे में ये भी है। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ जो अतुल गर्ग हैं उन्होंने जजों की कमेटी के सामने बयान दर्ज करा दिया है। उनसे भी कमेटी ने आग लगने से जुड़ी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी, काफ़ी लंबी उनसे पूछताछ हुई। माना यह जा रहा है कि फायर सर्विस के जो चीफ अतुल गर्ग दिल्ली फायर सर्विस के, उन्होंने कमेटी के सामने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने जज वर्मा के घर में आग के बाद जो वहां नोटों की खबर आई, जले नोटों की, वो न मिलने का कोई बयान दिया था। क्योंकि पहले दिन खबर आ गई जब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी 21 को, और उसी दिन शायद देर शाम अतुल गर्ग का एक बयान चैनलों पर चलने लगा कि फायर सर्विस चीफ का बयान कि हमने नहीं कहा, वहां कोई नोट नहीं था या नोट बरामदगी की कोई बात नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया था। तो अभी वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, नहीं कही थी कि वहां जले नोट नहीं मिले थे। मतलब वो उस बयान का खंडन कर रहे हैं जो शुरुआती
काफ़ी देर तक चैनलों पर चली थी। इसी में है आग 11:15 के आसपास लगी थी। हालांकि जो ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को जो सौंपी गई 25 पन्ने की रिपोर्ट में बयान है जस्टिस वर्मा का भी, पुलिस वालों के भी, गार्ड के और लोगों के बयान के आधार पर जो रिपोर्ट है उसमें 11:30 आग लगने की बात की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 11:15 के आसपास आग लगी। अग्निशमन विभाग की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वहां पुलिस वाले और फायर सर्विस के कर्मचारी 2 घंटे तक रहे थे, जबकि आग मामूली थी। यहां भी इस हिस्से को हाईलाइट कर रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया कि आग मामूली थी, एक स्टोर रूम में लगी, कुछ बोरियां जिसमें नोट रखे थे जिसमें आग लगी जो दिख रहा था, लेकिन वहां 2 घंटे तक लगभग ये पुलिसकर्मी और फायर वाले रहे। तो फिर 2 घंटे क्यों रहे? इतनी देर तक आग लगी नहीं। अब ये कुछ सवाल उठते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के बाद। जस्टिस के पीए ने आग लगने के बाद पीसीआर को कॉल की थी, जो सब आप जानते हैं। कॉल के तुरंत बाद तुगलक रोड थाने से 5 पुलिस वाले वहां पहुंचे थे, स्टोर का मुआयना किया था और वीडियो भी बनाया था। अब बात आती है कि पुलिस वालों ने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो ये है क्या, या फायर कर्मी ने जो वीडियो बनाया दमकल कर्मियों ने वो वीडियो है? जब दमकल कर्मी वीडियो बना रहे हैं तो एक वीडियो, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा, एक दूसरा मोबाइल भी वीडियो बनाते हुए दिख रहा है। मतलब 2 मोबाइल तो दिख रहा है, एक जिससे शूट हो रहा है और एक जो शूट हो रहा है दूसरा मोबाइल शूट करते हुए दिख रहा है। मतलब 2 मोबाइल। ये दोनों किन के थे? क्या ये दोनों दमकल कर्मियों के थे या पुलिसकर्मियों के थे या और कुछ मोबाइल से शूट हुए? क्या ये 2 दमकल कर्मियों के थे और बाकी पुलिसकर्मियों ने शूट किया? क्योंकि अगर आग लगी और जज के घर में लगी और वहां ऐसे बोरियों में नोट जलने लगे धू धू करके, तो आजकल क्या होता है, जिसके पास भी मोबाइल होता है, कहीं कोई घटना सड़क पर जहां भी राह चलते कहीं भी कोई घटना होती है, एक्सीडेंट होता है सड़क के किनारे, कहीं कुछ भी हो जाए, 25 आदमी जो उधर से जा रहा होता है राहगीर, वो भी रुक के खट से मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है। तो अगर वहां 1 दर्जन लोग थे और 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल होंगे, जैसे 5 पुलिस वालों के 8 मोबाइल जब्त हुए, इसका मतलब किसी के पास 2-2 मोबाइल होगा। तो यह मुमकिन नहीं कि सिर्फ 2 ही मोबाइल से शूट हुआ होगा, तो कई मोबाइल से शूट हुआ होगा, सब लोग शूट करने लगे होंगे। वो कहां गए? 2 ही वीडियो हैं, एक ही वीडियो है दरअसल, बाकी मोबाइल से शूट हुए, तो वो वीडियो कहां है? और एक वीडियो अगर वो शूट हो रहा है जिसमें दूसरा मोबाइल शूट होते दिख रहा है, तो उस मोबाइल का वीडियो कहां है? तो ऐसे कई सवाल हैं, इसका जवाब तलाशना होगा। और पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध है कि उन पुलिस वालों के मोबाइल में जो शूट हुआ वीडियो मैसेजेस, उसकी जांच अब होनी है। इस बीच हुआ ये कि 14 तारीख की रात को आग लगी थी, 15 तारीख की सुबह सारा वहां से हटा दिया गया था। ये तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी उसी में लिखा था। ये फिर से पढ़ के देता हूं ताकि सनद रहे। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जो 5 पन्ने में अपनी रिपोर्ट 4.5 पन्ने में दी थी, उसमें लिखा हुआ है, आई हैव ऑल्सो बीन इन्फॉर्म दैट एज पर द सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड एट द रेजिडेंस of the honorable judge, some debris and half-burned article were removed in the morning of 15th March 2025। ये इनको जानकारी पुलिस कमिश्नर को मिली। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को कि उन्हें गार्ड से जानकारी मिली कि 15 तारीख की सुबह वहां जले जो भी थे उसको मलबा सामान सबको हटा दिया गया। अब यही जस्टिस वर्मा अपनी सफाई में, इसमें भी सफाई है 5 पन्ने की, बार बार मैंने इसको पढ़ा है, क्यों कह रहे हैं कि हमारे घर का कोई आदमी वहाँ नहीं था जब आग बुझाई जा रही थी, सुरक्षा कारणों से उन्हें कह दिया गया आप थोड़ी दूर हट जाइए। वो दूर थे, वहाँ नोट नहीं था। बाद में आग बुझने के बाद जब हमारे घर के लोग जो स्टाफ और हमारे लोग थे जाके देखा तो वहाँ कोई भी करेंसी जली या जली नहीं थी, इसलिए कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। इस तरह की बहुत सारी बात जस्टिस वर्मा अपने बचाव में कह चुके हैं और इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। उस 5 पन्ने की रिपोर्ट है, उनकी चिट्ठी है। अब बात आती है कि 14 तारीख को आग लगी, 12 दिन बाद कमरे को सील किया गया। तो फिर 12 दिन बाद सील करने से वहां क्या मिलेगा? सबूत है नहीं, मलबा है नहीं, जले नोट है नहीं। तो ये विलंब की बात, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इस पर भी जांच करेगी कि ये देर क्यों हुई। कहा जा रहा है कि उस बंगले के परिसर या आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया गया है जिससे अहम जानकारी मिल सके। अगर वो रहस्यमयी महिला को आई तो सीसीटीवी फुटेज में होगी। जस्टिस वर्मा के मुताबिक नोट उनका नहीं था तो बाहर से कोई अगर वहाँ नोट डाल दिया,
कोई नोट की बोरी बाहर से लाकर नोटों की बोरी रख गया, वो भी आएगा, जो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि सीआईएसएफ की सुरक्षा उस बंगले की है और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिना अपॉइंटमेंट के कोई बड़े से बड़ा आदमी भी कैंपस में दाखिल नहीं हो सकता। तो बाहर से 5 बोरियां लाकर उनके कमरे में कोई रख दे, स्टोर रूम में, अब 5 ही क्यों लाएगा, एक ही लाके रखता और सही समय पर आग लगाए, सही समय पुलिस वाले पहुंचे, वीडियो आए। तो ये इस थ्योरी पर मेरे ख्याल से कोई भी आदमी दिमाग लगाएगा तो यकीन नहीं होगा। अब ऐसा कोई सुपर टाइप का कॉन्स्पिरेटर हो जो जिसकी पहुंच उनके सारे सुरक्षा गार्ड में हो, सीआईएसएफ कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उनके जो घर में लोग जितने थे, सर्वेंट नौकर सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो और खुल के बोरियां आ रही, ये यकीन से परे है। लेकिन जस्टिस वर्मा की दलील यही है। तो अब इन सारी चीजों की जांच होगी, सीसीटीवी से क्या निकलता है कि क्या कोई कंस्पिरेसी है। हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी उसके मुताबिक 6 पुलिस वालों के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि 6 पुलिस वालों के साथ दिल्ली के फायर सर्विस चीफ के साथ 3 जजों ने विस्तार से बात की है। पुलिस वालों से जो पूछताछ की गई है, जिन पुलिस वालों से, उसमें तुगलक रोड थाने के एसएचओ उमेश मलिक, पीसीआर यूनिट के से जुड़े एक सब इंस्पेक्टर, आईओ रूपचंद, सब इंस्पेक्टर रजनी समेत तुगलक रोड के थाने के 2 और पुलिस वालों से पूछताछ हो चुके। वो 5 पुलिस वाले जो सबसे पहले वहां पहुंचे थे। उसके बाद इन लोगों से 1-1, 2-2 घंटे तक पूछताछ की है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी ने पूछा कि आपने कितने नोट देखे, वॉल्यूम क्या था, क्योंकि ये बात आ रही है 4 बोरियां थी, 5 बोरियां, वीडियो में भी बहुत दिख रहा है, कुछ नीचे नोट रखे हैं बोरियों में, कुछ ऐसे रैक जैसा है, उससे अग्निशमन कर्मचारी उसको जलते नोटों के बंडल को नीचे गिरा रहा है। तो वॉल्यूम कितने थे, नोट मिलने के बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट या रिसिप्ट क्यों नहीं फाइल की गई। जाहिर है रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए कि भाई नोट मिला, जला मिला, कोई रिसिप्ट होनी चाहिए, उसका सीजर रिपोर्ट होना चाहिए, पंचनामा बनना चाहिए। ये सब क्यों नहीं हुआ, कमरा सील क्यों नहीं हुआ, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया क्या आपने अपने सीनियर अधिकारियों या दूसरे एजेंसियों के अधिकारियों को किसी को सूचना दी, नहीं दी तो क्यों नहीं दी। ऐसे दर्जनों सवाल इन 5 पुलिस वालों से पूछे गए हैं और सबकी नजर उन 5 पुलिस वालों पर है जो तुगलक रोड थाने के पुलिस वाले थे जो सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद किसी अधिकारी ने एचटी को यह भी बताया, हिंदुस्तान टाइम्स को, कि फायर सर्विस के रिस्पांस और उनके एक्शन के बारे में भी विस्तार से पूछा गया। यह भी पूछा गया कि आग बुझाने के क्रम में नोटों के ढेर देखे तो उन्होंने क्या किया, अग्निशमन के कर्मचारियों उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया। दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से भी पूछताछ हो सकता है। पुलिस कमिश्नर से आज ही पूछताछ करे सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी ये पता करने में जुटी है, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, कि नई दिल्ली जिले की पुलिस की भूमिका इस मामले में क्या थी। उन्होंने इस कमरे को तुरंत सील या प्रिजर्व क्यों नहीं किया, जो आमतौर पर क्राइम सीन को तुरंत प्रोटेक्ट प्रिजर्व किया जाता है, सील किया जाता है ताकि सबूत नष्ट न हो। सबसे पहला काम पुलिस एक्शन यही होता है कि इसको सील करो, सबूत से छेड़छाड़ ना हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ना हो। यह भी पूछा जाएगा कि उनके सीनियर अधिकारियों से 14 की रात और 15 की मार्च की रात उन्हें क्या निर्देश मिले। ये जो पुलिस अधिकारी हैं जो 5, उन सब से पूछा जाएगा। दिल्ली फायर सर्विस, एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी से जुड़े 25 अधिकारियों कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाई गई है जिनसे कमेटी पूछताछ कर सकती है। उनसे ये भी पूछताछ की जाएगी कि जस्टिस वर्मा के यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने की खबर के बाद उन्होंने बड़े अधिकारियों को तुरंत क्यों नहीं जानकारी दी तो कब दी। ये हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से मैं उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। ये भी जांच होगी कि जब पुलिस वाले जस्टिस वर्मा के यहाँ आग लगने की खबर पाकर वहाँ पहुँचे तो क्या इनके मोबाइल से कोई वीडियो रिकॉर्ड किया गया। ये भी जाँच होगी कि अगर वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो क्या उसमें कोई टेम्परिंग हुई या किसी को फॉरवर्ड किया गया। अब एक बात आती है कि पुलिस कमिश्नर दिल्ली के जो हैं संजय अरोड़ा, उन्होंने 15 तारीख को 4:50 पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉल किया और इस घटना की सूचना दी 15 तारीख को, मतलब 16 घंटे बाद मान लीजिए। तो सवाल यह उठता है कि आग लगती है रात को 11:15 बजे के आसपास, ये सारे पुलिस वाले फायर कर भी पहुंच जाते हैं, वीडियो भी उसी समय बना होगा, मान लीजिए 2 घंटे वहां रहे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, हालांकि पहले खबर आई थी 20-25 मिनट में चले गए, बट टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है 2 घंटे यहां थे, तो 2 घंटे कर क्या रहे थे। लेकिन वो वीडियो पुलिस कमिश्नर को किसने दिया, क्या वो पुलिस कमिश्नर को वीडियो जो उनके पुलिसकर्मियों ने शूट किया वो वीडियो है, तो फिर दिल्ली फायर सर्विस के लोगों ने जो शूट किया वो वीडियो कहां है, और अगर दिल्ली फायर सर्विस के स्टाफ ने शूट किया वो वीडियो कमिश्नर के पास बाद से पहुंचा तो पुलिसकर्मियों का वीडियो कहां है, और बाकी अगर वहां 12-14 फोन थे या 10 फोन थे तो बाकी फोन के वीडियो कहां है। और पुलिस कमिश्नर ने ये दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बताने में 16 घंटे क्यों लिए। रात में 11:45 बजे आग लगती है, अगले दिन
15 मार्च को 4:50 पर चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट देवेंद्र उपाध्याय को कमिश्नर की तरफ से क्यों बताया जाता है, और बताया जाने से पहले कमरा सील क्यों नहीं होता, वहां डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की चिंता पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं होती है, जब पुलिस कमिश्नर को यह भी जानकारी मिल जाती है कि 15 तारीख की सुबह वहां एविडेंस हटा दिया गया या मतलब मलबा साफ कर दिया गया, तो पुलिस कमिश्नर ने क्या एक्शन लिया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इसमें, इन सवालों के जवाब अभी तलाशे जाने हैं। जो 3 जजों की कमेटी है वो इन सारे सवालों का जवाब तलाशने में लगी है, जिससे तह तक जाए और मामला पता चल सके। अब इसमें यह भी है, जो पहले भी मैंने कहा था, जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा था अपनी जांच रिपोर्ट, कहें जो भी रिपोर्ट 4.5 पन्ने की 21 मार्च को, अब इसमें बहुत सारे डार्क कर दिए गए, ब्लैक कर दिया गया। हो सकता है कुछ नाम हो सकता है कुछ अहम चीज़ें हो, यहाँ तो लग रहा है कुछ नाम है, बट पहले पन्ने में पूरे 3 पैराग्राफ को ब्लैक किया गया। यहाँ क्या है ये किसी को नहीं पता, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी जो जांच कर रही है उनको पता होगा। लेकिन जैसे इसमें एक हिंदी में ये पहले भी मैंने इस पर बात की थी, हिंदी में इस पे 2 बयान है। इस बयान में साफ साफ लिखा है, ये गार्ड का बयान है, किसका बयान है इसके नीचे लिखा नहीं है, सादर सूचनार्थ प्रेषित लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उस कमरे में आग के काबू में आने के बाद 4-5 जली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। और दूसरा एक बयान है हिंदी में, ये भी है, ये भी किसी गार्ड का है शायद, जिसमें लिखा है कि घर के सुरक्षा गार्ड के अनुसार कल सुबह कमरे से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान को हटा दिया गया। ये भी है हिंदी में, ये भी पहले मैं दिखा चुका हूं। अब ये किसके बयान है, हटा दिया गया, पुलिस कमिश्नर को पता चला तो एक्शन क्यों नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल अभी सिर्फ सवाल है, जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जवाब के बीच में अभी वो एक रहस्यमयी महिला की खबर आ गई है। अब वो महिला का इंटेंशन क्या था, क्या स्वीट टॉक किया उसने, किस तरह के स्वीट टॉक के प्रभाव में आकर पुलिस वालों ने उसे एक्सेस दे दिया उस आग वाले स्टोर रूम के, वो भी जज के बंगले में। तो बहरहाल फिलहाल हम इंतजार करेंगे आज। अब नहीं, हाँ, इस बीच ये भी हुआ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने तो पहले दिन हंगामा कर दिया था, किसी सूरत में हम इनको जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के तौर पर मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया, जहां से वो 2021 में जस्टिस वर्मा दिल्ली आए थे। अब कल हुआ कि 6 ऐसे हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के नुमाइंदे आए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, कर्नाटक और लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वहाँ के बार एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं वो सारे लोग आए, और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की और उसके बाद अपनी बात रखी। सीजेआई को मीट करने के लिए आया है। हमारा डिमांड है दैट पहले वो ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा जी को विड्रॉ करना है, जो इलाहाबाद में स्ट्राइक में है एडवोकेट्स, उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं। अनिल तिवारी जी है प्रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद बार एसोसिएशन, ऑल बार एसोसिएशंस इन इंडिया, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इन इंडिया, वी आर सपोर्टिंग अनिल तिवारी जी एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन, एडवोकेट्स ऑफ इलाहाबाद। हमारा पूरा देश में एक यूनिटी और कलेक्टिव वॉइस है, वो कलेक्टिव वॉइस है corruption should be eradicated from judiciary. Immediately, investigation must be conducted. Thorough investigation. Criminal law should be set in motion. उसके ऊपर जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर एंड कोई इन्वॉल्व है, इसके सभी के ऊपर क्रिमिनल लॉ मस्ट बी सेट इन मोशन। और हमारा और एक डिमांड है, ट्रांसफर ऑर्डर शुड बी इमीडिएटली विड्रॉन। और फाइनल डिमांड है, वो डिमांड पक्का करना है, वो डिमांड है हमारा हायर जुडिशरी और जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स ले करना है सुप्रीम कोर्ट में। तब should be immediately framed and implemented. And ये सभी नहीं होता, if they are not going to do this, then High Court Bar Association presidents and office bearers will join in Allahabad and sit in strike with the Allahabad High Court advocates to show solidarity. इस बीच ये भी हुआ कि एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट है नेंदुम्बारा, उनकी तरफ से एफआईआर के लिए याचिका दायर की थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो। उस मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए उस याचिका को स्वीकार कर लिया। आगे क्या रुख होता पता चलेगा, लेकिन सबकी नज़र है कि वो 5 पुलिस वाले,
उनके फ़ोन में क्या है, उनका किससे कम्युनिकेशन हुआ। यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के फ़ोन को भी जब्त किया गया होगा शायद, क्योंकि उन्हें कहा गया, हालांकि जब्त करने की खबर नहीं आ रही, लेकिन चीफ जस्टिस ने तुरंत कहा था कि उनके फ़ोन को प्रोटेक्ट किया जाए, कि उसमें से कुछ भी छेड़छाड़ ना हो। यशवंत वर्मा का फ़ोन की भी जांच होगी आने वाले समय में। तो ये होगा, क्या उन्होंने किसी को फ़ोन किया 15 मार्च की सुबह और 14 मार्च की रात, किससे किससे उनकी बात हुई। उनका CDR मांगा गया 6 महीने का। उस कॉल रिकॉर्ड से पता चलेगा कि 6 महीने पहले का भी, क्या दिल्ली में ऐसे बहुत सारे दलाल ब्रोकर होते हैं पुलिस वकीलों के सर्किल में, क्या उनसे किसी से बात हो रही थी, क्या किसी मुकदमे से जुड़ा मामला है, क्या कोई क्विड प्रो को है, क्योंकि इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने कह दिया कि उनके सारे फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, न्यायिक फैसलों की, जो उन्होंने बतौर जज पहले फैसले दिए, क्योंकि 15 करोड़ 12 करोड़ 10 करोड़ जितनी भी रकम है, बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा बोलते हैं, ये कोई मामूली रकम नहीं है। तो ये कहाँ से आया, किसका है, किसने वहाँ दिया, जज साहब को के पास आया तो कहाँ से आया, अगर बाहर से आया तो कैसे आया, और वो फिर गायब कहाँ हो गया, कौन ले गया। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब शायद अब ये कॉल डिटेल, फॉरेंसिक जांच, व्हाट्सएप पर जो बात हुई उसकी जांच, और सबसे बड़ी बात 14 तारीख की रात और 15 मार्च की सुबह की बातचीत, चाहे जस्टिस वर्मा से पुलिस वालों की हो, पुलिस वालों की किसी और से हो, अग्निशमन के कर्मचारियों की किसी और से, उस महिला का क्या है, इन सब की जांच के बाद ही फॉरेंसिक जांच और डिटेलिंग, एक एक कॉल की, कॉलर की और कॉल के टाइमिंग की, इन सब की डिटेल जांच के बाद शायद कुछ पता चल पाए, शायद कुछ पता चल पाए। फिलहाल 14 मार्च की घटना, 21 मार्च को खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए आई, उस बात को भी आज हो गए 7 दिन, अभी तक कुछ 7 दिन के 8 दिन हो गए, अभी तक अंधेरे में पूरा मामला, कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता, सारी प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई। तो फिलहाल इंतजार करेंगे और हम लगातार अपडेट करते रहेंगे इस मामले में जो कुछ होगा। नमस्कार।